कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मनन धीरे धीरे दृष्टि के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। दृष्टि ने अब तक हौसला रखा था, लेकिन अब उसका हौसला टूटने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रंजीत नैना के पास आया और उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तीखी तो तुम भी बहुत हो, दिल कर रहा है अभी चख लूँ तुम्हें, लेकिन अभी मुझे रुकना होगा। लेकिन तुम्हें चखूंगा ज़रूर। नैना उसके हाथ की छुअन अपने चेहरे पर पाकर कसमसाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, पास भी मत आना मेरे। वो बार बार उस कमरे की तरफ देख रही थी जिसमें मनन दृष्टि को लेकर गया था। तड़प रही थी वो खुद को छुड़वाने के लिए, लेकिन उसे इतनी कसकर बांधा हुआ था कि छूटना तो दूर, वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदि और नीले एक एक कर सभी आदमियों को खत्म कर रहे थे। कभी किसी के सिर पर वार करके उसे बेहोश करते, तो कभी किसी को उनकी भनक लग जाने पर सीधा गोली से उड़ा देते। गन में साइलेंसर होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी नील एक आदमी के पीछे था और उसके सिर पर वार कर ही रहा था कि उसके सामने वाले आदमी ने पलटकर उसे देख लिया। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता, आदि ने आकर उसकी कनपटी पर पिस्टल मारकर उसे बेहोश कर दिया। जो आदमी नील के आगे खड़ा था ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने अपने हथियार आगे कर लिया और आदि पर चलाने लगा। इतने में ही नील ने पीछे से गोली उसके भेजे से आर पार कर दी। उसका सिर किसी खरबूजे की तरह फूट गया और वो वहीं एक तरफ लुढ़क गया। बाहर सारे आदमी जमीन पर पड़े थे, कुछ मरे हुए तो कुछ बेहोश। आदि और नील ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर जाने से पहले वो एक खिड़की की तरफ आए और अंदर झांकने लगे। अंदर रंजीत एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने नैना बंधी हुई थी। नैना जो पहले चिल्ला रही थी, अब सूनी आंखों से उस कमरे की तरफ देख रही थी जहां पर मनन दृष्टि को लेकर गया था। उस कमरे से दृष्टि की चीखें निकल रही थी। दूर होने के कारण नील को वो चीखें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन नैना दृष्टि का चीखना साफ सुन सकती थी। उसकी चीखें सुनकर नैना की रूह कांप रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, जिसे देखकर रंजीत हंस रहा था। उसके आसपास उसके आदमी खड़े थे जो उसके साथ हंस रहे थे। नैना को इस तरह देखकर आदि का कलेजा फटने को हो रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने नील की तरफ देखा तो नील ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों ने वहां पर अंदर की हालत का जायजा लिया। नील को दृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो तड़प रहा था उसकी एक झलक देखने के लिए, लेकिन दृष्टि नैना के आसपास तो नहीं थी और उसे कहीं और भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका दिल घबराने लगा। मन में एक अनचाहा डर पैदा होने लगा। नील और आदि ने फिर से एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी गन रीलोड कर अंदर की तरफ आ गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उन दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। साइलेंसर लगा होने के कारण फायरिंग की आवाज़ मनन के कमरे तक नहीं जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही नील को दृष्टि की चीखें साफ सुनाई देने लगी। आदि को भी दृष्टि की आवाज़ साफ आ रही थी। उसने नील को इशारा किया कि वो सब संभाल लेगा, वो जाकर दृष्टि को देखे। नील को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। वो दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां पर मनन दृष्टि को लेकर गया था। दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था। नील ने जोर से एक लात दरवाजे पर मारी तो दरवाजे के वहीं पर चीथड़े उड़ गए। उसने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ से गन छूट गई और रूह अंदर तक कांप गई। दृष्टि बेजान फर्श पर पड़ी थी और मनन उसे बुरी तरह काट रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और पूरी तरह खून से सने हुए थे। मनन किसी मांस के लोथड़े की तरह उसे नोच रहा था। दृष्टि का मांस छीलकर उसके मुंह में आ रहा था। मनन शर्टलेस था, लेकिन उसने पैंट पहनी हुई थी। उसके सर पर भी कई जगह जख्म थे जिनमें से ताज़ा खून बह रहा था। नील भागते हुए आया और मनन के चेहरे पर लात मारकर उसे दृष्टि से दूर कर दिया। दृष्टि को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 2 कदम पीछे हो गया और बुरी तरह से कांप गया, जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया हो। वो दृष्टि की तरफ बढ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी उसे हाथ लगाने की। आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी हिम्मत इकट्ठा कर वो दृष्टि की तरफ बढ़ा और नीचे बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। अंदरूनी मांस चीर कर बाहर आ गया था।
होठ बुरी तरह से फट गए थे जिनमें से खून निकल रहा था। उसकी आंखें अध खुली थी और सूख चुकी थी, लेकिन नील को देखकर उनमें से आंसू बाहर निकले। नील ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से सिर्फ इतना ही कहा, उसे छोड़ना मत। नील भीगी पलकों से उसे देख रहा था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पहले सिर्फ बाबा का गुनाहगार था, अब तुम्हारा कसूरवार भी हो गया। इतने में ही मनन उठ खड़ा हुआ और उसने एक हॉकी से नील के सिर पर वार कर दिया, लेकिन वक्त रहते ही नील ने दूसरे हाथ से उसका वार रोक लिया और पीछे मुड़कर देखा। उसने दृष्टि को नीचे ज़मीन पर लिटाया और मनन को घूर कर देखा। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। उसने मनन के हाथ से हांकी खींचकर जोर से उसके सिर पर दे मारी। मनन लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। उसने आगे बढ़कर नील को मारना चाहा, लेकिन नील ने उसे मौका ही नहीं दिया। नील पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। वो बुरी तरह से मनन को मारने लगा। नील जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को छूने की? उसने हांकी छोड़ दी और मनन का चेहरा अपने हाथों में लेकर लगातार उसका चेहरा दीवार पर मारने लगा। मनन का जबड़ा बुरी तरह टूट गया। वो दर्द से कराहने लगा और ज़मीन पर लेट गया। नील ने अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया और बुरी तरह से कुचलने लगा। उसके बाद उसने दोबारा हांकी उठाई और उसके हाथ को देखते हुए बोला, इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरी दृष्टि को? ये कहते हुए उसने हांकी मनन के हाथ पर जोर से दे मारी और तब तक मारता रहा जब तक कि वो हांकी उसके हाथ में बुरी तरह से घुस नहीं गई। यही हाल उसने उसके दूसरे हाथ का भी किया। मनन फर्श पर लेटा हुआ बुरी तरह दर्द से कराह रहा था। नील के सामने एक कांच का बड़ा टुकड़ा पड़ा था। उसने एक डंडे से वो कांच बुरी तरह चकनाचूर कर दिया और उसे हाथों में भरकर मनन के पास लेकर आया। मनन, जो इस वक्त मुंह खोलकर दर्द से चिल्लाए जा रहा था, नील ने उसका मुंह पकड़ा और उसका जबड़ा पूरी तरह खोल दिया और बोला, इन होठों से छुआ था ना तूने उसे? इतना कहकर उसने पूरा का पूरा कांच मुट्ठी में भरकर उसके मुंह में डाल दिया। उसका पूरा मुंह खून से भर गया। वो दर्द से छटपटाने लगा। नील इस वक्त किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। आखिर में उसने एक रॉड उठाई और मनन की तरफ बढ़ा। मनन हाथ जोड़कर उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। नील ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मेरी दृष्टि ने भी तो तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे, गिड़गिड़ाई होगी, पर तुझे तरस नहीं आया। शौक था ना मर्दानगी दिखाने का, ले अब दिखा। कहते हुए उसने वो रॉड उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी और लगातार 5-6 बार मारता रहा। मनन बिलक बिलक कर चीखता रहा। उसकी चीखें आकाश तक गूंज रही थी। बाहर आदि ने रंजीत के सभी आदमियों को मार दिया था और मार मार कर रंजीत को भी अधमरा कर दिया था। इन सब में आदि को भी काफ़ी चोटें आ गई थी। जैसे ही सब ज़मीन पर ढेर हुए, आदि दौड़कर नैना के पास पहुंचा और उसकी रस्सियां खोल दी। आदि ने एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया। नैना भी उसके सीने से लगते ही फपक फपक कर रो पड़ी। आदि ने उसे संभाला तो वो रोते रोते लड़खड़ाते शब्दों में बस इतना ही बोली, दृष्टि दृष्टि। आदि और नैना भागकर अंदर रूम में पहुंचे। अंदर नील मनन को बुरी तरह पीट रहा था। नैना ने जाकर दृष्टि को संभाला और एक चादर लाकर उसके ऊपर लपेट दी। दृष्टि थोड़ी थोड़ी होश में थी। मनन बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गया तो नील भागता हुआ दृष्टि के पास आया और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। आदि ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और खुद नैना और दृष्टि को संभालने लगा। पता नहीं अचानक कहाँ से रंजीत के आदमी उठ खड़े हुए और उनके साथ और आदमी भी मिल गए, जिन्होंने पूरी तरह से उन चारों को घोर लिया। नील ने दृष्टि को एक चेयर पर बिठाया और उनका सामना करना लगा। वो लोग गिनती में ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी नील और आदि उन पर हावी पड़ रहे थे। रंजीत भी उड़ा और इधर उधर अपनी गन ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ माया भी कमरे से बाहर आ गई। उसने ही अपने आदमियों को फ़ोन कर यहाँ बुलाया था और फिर जाकर कमरे में छुप गई थी। अब वो बाहर आई तो उसके हाथ में भी गन थी। नील उन आदमियों से लड़ रहा था और दृष्टि अपनी अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र माया पर पड़ी, जो हाथों में गन लिए नील की तरफ निशाना लगा रही थी। उसने दूसरी तरफ नज़र की तो रंजीत भी दूसरी ओर से उस पर निशाना साध रहा था।
ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो अपने पैरों पर उठी और ज़ोर से चिल्लाती हुई नील की तरफ भागी और उसे धक्का दे दिया। नील दूसरी तरफ गिर गया। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों ने ही नील पर निशाना लगा रखा था। अपना अपना ट्रिगर दबा दिया, लेकिन दृष्टि के बीच में आ जाने से दोनों गोलियां आकर दृष्टि को लगी, एक सीधा छाती पर तो दूसरी पीठ पर। वहीं पर दोनों तरफ से खून का फव्वारा छूट गया। दृष्टि लड़खड़ा गई। नील जल्दी से उठा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दृष्टि नील की बाहों में झूल गई। गोली की आवाज़ से कहीं ज़्यादा भयानक आवाज़ दृष्टि की थी जब वो दर्द से चिल्लाई थी। उसे अपनी बाहों में भर कर नील धम से नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल होश खो बैठा था वो। उसने दृष्टि को कुछ पल देखा। उसकी आंखें बोझिल होने लगी। जितनी तेजी से दृष्टि का खून बह रहा था, उतनी ही तेजी से नील के आंसू बह रहे थे। नैना भी भागती हुई दृष्टि के पास आई। नील ने उसके चेहरे को थपथपाया और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत मेरी ही वजह से मुझसे दूर नहीं जा सकती। दृष्टि की आंखें बंद हो रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? वो भी तड़पते हुए चीख रहा था। अपनी आंखें खुली रखो, आंखें खोलो, मुझे देखो। देखो ना, तुम जानती हो ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कभी कहने की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम समझती थी। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। दृष्टि ने अपने कांपते हाथ से उसके चेहरे को छुआ और बोली, बहुत तड़पी हूँ आपके इजहार के लिए, पर आपने बहुत देर कर दी। चुप, बिल्कुल चुप। कुछ देर नहीं हुई। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। अगर तुमने मुझे छोड़ने का सोचा भी तो जान दे दूंगा अपनी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आज से नहीं, पिछले 3 सालों से। पिछले 3 सालों से मेरे दिल में बसी हो तुम। तुम्हें पाने की कभी चाहत नहीं की, लेकिन इस दिल को दिल ही दिल तुम्हें दे चुका था। तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगा। कभी इजहार नहीं किया, लेकिन अब करता हूँ। मेरी मोहब्बत हो तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। दर्द में भी दृष्टि के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई और वो अपने कांपते लबों से बोली, ख्वाहिश थी आपके साथ जीने की, लेकिन आपकी बाहों में मौत भी मिले तो मुझे मंजूर है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहा इस ज़िंदगी से। आपकी बेरुखी में भी मोहब्बत महसूस की है मैंने। अगर बेकरार मैं भी तो तड़प आप भी रहे थे। ख्वाहिश थी आपकी मोहब्बत से रूबरू होने की, उन सभी एहसासों को जीने की जो आपकी मोहब्बत में सोचे थे, जिनके ख्वाब देखे थे। लेकिन क्या शिकायत करूं और किससे करूं? शायद मेरी किस्मत में आपकी मोहब्बत नहीं थी। उस किस्मत की किस्मत बदल दूंगा जिसमें तेरी और मेरी मोहब्बत ना हो। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जाओगी। जीना होगा तुम्हें मेरे लिए, हमारी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए। अधूरा हूँ मैं, तुम्हारी मोहब्बत में पूरा होना चाहता हूँ। अपनी दास्तां को मुकम्मल करना है मुझे। वो बेहिसाब रोते हुए बोल रहा था। दृष्टि उसे ही देख रही थी और महसूस कर रही थी उसकी तड़प को। वो उससे भी ज़्यादा तड़प रही थी। हर पल जिसके ख्वाब सजोए थे 3 साल पहले से उसके ख्वाब देख रही थी, क्योंकि जानती थी शायद जो सुकून उसे मिला था वो कहीं ना कहीं उसे दोबारा मिल जाए। सिर्फ एक बार देखकर ही उसकी तस्वीर उसके दिल में छप गई थी। लेकिन कुछ कहानियाँ शायद अधूरी रहने के लिए ही शुरू होती हैं। दृष्टि ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और थोड़ा सा ऊंचा उठी। उसके सीने में तेज दर्द उठा, जैसे पूरी अतड़ियों को एक साथ तोड़ दिया हो। दर्द से मर रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। अपने कांपते हुए हाथों से नील के सिर को थोड़ा सा नीचे झुका लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपनी झपकती आंखों से देखने लगी। उसे देखते ही देखते दृष्टि की आंखें बंद होने लगी। नील उसे यूं देखकर तड़पने लगा। उसने दृष्टि के चेहरे को अपने कांपते हाथों में भरा और फिर कई बार उसे चूमा और बड़ी शिद्दत से चूमा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मर जाऊंगा अगर छोड़कर जाने की सोचा भी तो। आना होगा तुम्हें, वापस आना होगा मेरे लिए। उसकी बातें सुनते सुनते दृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ आदि ने उन सबको मिटा दिया था और उसी वक्त एम्बुलेंस और पुलिस वाले भी पहुंच गए। जब आदि ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था तभी उसने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था।
पुलिस वालों ने आकर वहां पर सभी आदमियों को पकड़ पकड़ कर गाड़ी में भरा और वहीं दूसरी तरफ आदि ने नील को दृष्टि को एम्बुलेंस में डालने को कहा, लेकिन वो उससे बिल्कुल अलग नहीं हो रहा था। उसने नील का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे समझाया कि इस वक्त दृष्टि को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी पल पल मौत से लड़ रही है, हर पल उनकी सांसें घटती जा रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी जान बचाना है, इसलिए प्लीज़ उन्हें छोड़ दे। लेकिन दृष्टि को नील ने बुरी तरह अपने अंदर जकड़ रखा था। आखिर में आदि को ज़बरदस्ती 2-4 लोगों की सहायता से नील को दृष्टि से अलग करना पड़ा। नील बुत बना बैठा था, उसे बिल्कुल होश नहीं था। दृष्टि को एम्बुलेंस तक ले जाया गया। जब नील को एहसास हुआ कि दृष्टि उससे दूर जा रही है, वो एकदम से चिल्लाया, दृष्टि! उसकी चीख रूह को कपा देने वाली थी और आसमान को भेद देने वाली थी। उसकी चीख सुनकर सब एकदम सहम गए। वो अपनी जगह से उठा और दृष्टि की तरफ भागा। आदि ने उसे संभाला और बोला, दृष्टि को जाने दे, तू मेरे साथ चल। नील ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, मुझे उसके साथ जाना है भाई, प्लीज़ मुझे उसके साथ जाने दे। आदि ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, प्लीज़ इस वक्त एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने दे, हम गाड़ी में पीछे पीछे चल रहे हैं, चल तू मेरे साथ। उसने नील का हाथ पकड़ लिया और एम्बुलेंस वाले को इशारा कर दिया। एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और नील पीछे तड़पता रहा। उसने जल्दी से आदि की जेब में से गाड़ी की चाबी छीनी और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पल पल उसे उसकी सांसें दूर जाती महसूस हो रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है। जैसे तैसे वो बस एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसे पल पल मौत जैसा महसूस हो रहा था। जब कोई अपना हमसे दूर जाता है, हमें उसकी कीमत तभी पता चलती है। नील इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। एम्बुलेंस के पहुंचते ही पीछे पीछे नील भी वहां पहुंचा। उसने सभी वार्ड बॉय को दूर कर दिया और खुद दृष्टि को स्ट्रेचर पर लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा। डॉक्टर सामने ही थे। दृष्टि को देखकर एक बार तो डॉक्टर की भी रूह कांप गई। आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही ऐसा केस देखा हो। उन्होंने जल्द ही उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा। नील उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मेरी दृष्टि को बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दीजिए, प्लीज़ सेव हर, मुझे किसी भी कीमत में दृष्टि सही सलामत चाहिए। डॉक्टर ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, मिस्टर नील मल्होत्रा, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। नील वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना वो दृष्टि को बेरुखी दिखाता था, आज उससे 100 गुना ज़्यादा तड़प रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि उसने दृष्टि को क्यों अकेले छोड़ा। नैना और आदि भी पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने आकर नील को संभाला तो नील कस कर आदि के गले लग गया। उसकी ये हालत देखकर आदि भी बिखरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नील को कैसे संभाले। नील बोला, मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि, मेरी वजह से आज उसकी ये हालत हो गई। बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। अंदर दृष्टि का इलाज चल रहा था। उसे देखकर पहली बार डॉक्टर की आंखों भी नमी आ गई थी। तकरीबन 6 घंटे उसका इलाज चलता रहा। नील, आदि और नैना वहीं बाहर बैठे थे। फ़ोन करके उन्होंने नैना के घर वालों को भी बुला लिया था। सुजाता जी भी वहीं आ गई थी। बाहर नील एकटक दीवार को देख रहा था। उसने किसी से कोई बात नहीं की और ना ही किसी की बात का जवाब दिया। वो बिल्कुल गुमसुम सा वहीं चेयर पर बैठा था। आंखों के आंसू अब रुक गए थे और उनमें अब गुस्सा जगह ले रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो नील जल्दी से उनके पास गया और पूछने लगा, कैसी है मेरी दृष्टि? वो ठीक तो है ना? मैं मिल सकता हूँ उससे? क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दीजिए। बाहर खड़े सब उसे गिड़गिड़ाते हुए देख रहे थे। जो नील आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मोहब्बत इंसान को कितना मजबूर कर देती है, आज वो अच्छी तरह से समझ रहे थे। डॉक्टर ने नील को देखते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे मेरे केबिन में मिलिए, हमें कुछ डिस्कस करना है। इतना कहकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। पीछे नील भी भारी कदमों से डॉक्टर के केबिन में चला गया। आदि भी उसके साथ आने को हुआ, लेकिन नील ने हाथ दिखाकर उसे मना कर दिया। नील जाकर डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधा और सामने नील की तरफ देखकर बोले,
देखिए मिस्टर नील, आपकी वाइफ के साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो उससे भी भयंकर और दर्दनाक हुआ है। उनके शरीर को बुरी तरह नोचा गया है। सिर्फ फोर्स्ड सेक्स ही नहीं किया गया है, बाकी कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। रेप सिर्फ फोर्स्ड सेक्स नहीं होता, बल्कि किसी इंसान को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करना भी वही है। उनके जिस्म का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसे काटा ना गया हो या नोचा ना गया हो। मांस के लोथड़े तक अलग कर दिए गए। जख्म इतने गहरे हैं कि कुछ दिन तो क्या कुछ महीने भी शायद कम रह जाएं। जो दरिंदगी उनके साथ की गई है उनके शरीर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुकी है। जो 2 गोलियां उनके शरीर को लगी थी वो हमने बाहर निकाल दी है, लेकिन उनका खून इतना ज़्यादा बह चुका है कि बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। जो लड़ाई उन्होंने खुद को छुड़ाने के लिए की है उससे भी उनके शरीर पर बहुत अंदरूनी घाव हो गए हैं। जिस तरह उन्हें बांधा गया था, उन्होंने खुद को छुड़ाने की इतनी कोशिश की है कि उनकी खुद की हड्डियां तक अंदर से डैमेज हो गई हैं। बहुत जज्बा है उनमें जो उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, और अगर कोई और होता तो अब तक शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। जब तक उनकी सांस चल रही है हम आखिरी कोशिश करते रहेंगे। हमें कम से कम 48 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। नील सुन्न सा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। हाथ की मुट्ठियाँ कसती जा रही थी और जबड़े भिजते जा रहे थे। आंखों में दर्द की जगह गुस्सा फैल रहा था। वहीं कुछ देर पहले जो हुआ था, मनन खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। दृष्टि बेड पर बंधी हुई थी। वो खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। उसे लड़ना था, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना था, खुद को बचाना था नील के लिए। उसने पूरी हिम्मत बटोरी और अपने हाथ पर पूरा जोर लगा दिया, जिससे उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई। वो लगातार जोर लगाती गई। उसके एक हाथ की रस्सी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मनन खिड़की के बाहर की तरफ देख रहा था और बोला, तुमने मुझे कई सालों से तड़पाया है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर की तड़प कैसे दे सकता हूँ। मैं भी तुम्हें उतना ही तड़पाऊँगा जितना खुद तड़पा हूँ। अगर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया तो सिर्फ कुछ पल तड़पोगी, लेकिन मुझे तुम्हारे जिस्म के हर एक अंग को बुरी तरह दर्द देना है, जिससे तुम अपनी आने वाली सारी उम्र ना भूल सको। वो बोलता जा रहा था और दृष्टि खुद को छुड़ाने की कोशिश करती जा रही थी। उसका एक हाथ खुल गया था। उसने अपने जल्दी से दूसरा हाथ भी खोला और फिर पैर भी खोल लिए, लेकिन जितने में वो उठती, मनन ने अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया। उसको खुला देखकर उसके गुस्से का पारा हाई हो गया और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। दृष्टि वहाँ से भागने को हुई, लेकिन मनन ने उसे पीछे बालों से खींच लिया और जोर से ज़मीन पर पटक दिया। नीचे गिरते ही दृष्टि का सिर नीचे ज़मीन से लगा। मनन ने अपनी पैंट से बेल्ट निकाले और एक के बाद एक कई अनगिनत वार दृष्टि पर कर दिए। दृष्टि दर्द से बिलख उठती है और दर्द भरी चीख कमरे में घुस जाती। वो दर्द से बुरी तरह करा उठी। मनन उसके ऊपर लेट गया और बुरी तरह से उस पर हावी हो गया। दृष्टि उसके नीचे कसमसा रही थी, लेकिन मनन उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था उसकी गिरफ्त से छूटने का। वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ा और उसके होठों के पास जोर से काट लिया। उसके चेहरे का मांस तक उसके मुंह में आ गया और खून की धारा बह गई। वो पूरी तरह दर्द से चीख उठी। जब तक खुद को संभालती, मनन उसके गर्दन की तरफ बढ़ गया और वहाँ पर भी उसे बुरी तरह काट लिया। ऐसे करते करते उसने हर अंग पर उसे बुरी तरह काटा और उसके लोथड़े तक अलग करता रहा। वो इस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रहा था। फिर एकदम से दरवाज़ा टूटा और नील अंदर आ गया। नील डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला और तेज कदमों से अस्पताल से बाहर आ गया। आदि पीछे से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन नील के पास उसकी आवाज़ तक नहीं पहुंची। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठा और गाड़ी को तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दिया। आदि भागते भागते उसके पीछे हॉस्पिटल के बाहर तक आया, लेकिन उससे पहले ही नील वहां से जा चुका था। आदि उसके गुच्छे से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अब नील क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ नील से बात करने के बाद डॉक्टर वापस दृष्टि के पास ओटी रूम में आ गए। दृष्टि की जो हालत थी, उसे एक के बाद एक कई सर्जरी से गुजरना था, जो उसके लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। इस वक्त वो बिल्कुल बेजान थी, जिसकी ज़िंदगी की डोर बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, जो किसी भी पल टूट सकती थी। लेकिन जज्बा था उसके अंदर जीने का, क्योंकि जो ज़िंदगी उसने जी
उसमें अगर उसे मौत मिलती तो वो हंसते हंसते कबूल कर लेती, लेकिन अब नील को छोड़कर मौत को गले लगाना उसे मंजूर नहीं था। जीना था उसे सिर्फ और सिर्फ नील के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। बीतते समय के साथ एक एक पल उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा था। पूरा परिवार बाहर उसके लिए अनेकों दुआएं कर रहा था। किसी ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, बस वहीं बैठे थे। डॉक्टर ने उनको कहा कि अभी 48 से 72 घंटे दृष्टि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग अगर जाना चाहें तो जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ही रेस्ट रूम थे, लेकिन किसी का भी वहां से हिलने का बिल्कुल मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नील सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा। उसने एक झटके से अपनी गाड़ी रोकी तो गाड़ी कई चक्कर खा गई, जिससे पूरे थाने के बाहर मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही थी। नील अपनी गाड़ी से बाहर उतरा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, उनमें खून का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो इंसान कम और हैवान ज़्यादा लग रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर से खोल दी। बेहद भयानक आंखें और बेहद गुस्से से भरी हुई। अगर कोई उसके सामने आता तो कांप कर टूट हट जाता। वो सीधा अंदर आया और टेबल पर झुकते हुए बोला, कहाँ हैं वो दोनों? इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहले ही पता था कि किसी भी वक्त नील यहाँ पर आ सकता है। इंस्पेक्टर भी उसके आगे कांपने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। उसने अपने हाथ से ही दूसरी तरफ इशारा कर दिया तो नील तेज कदमों से उस ओर बढ़ गया। वहाँ पर एक लॉकअप में रंजीत और माया दोनों थे। दोनों अपने घुटने जोड़े उन पर अपनी कोहनी टिकाकर नीचे ज़मीन पर बैठे थे। नील को वहाँ देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने उसे देखते ही इंस्पेक्टर और हवलदारों को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। वो जानते थे कि अब नील क्या करने वाला है, और उन्हें दुनिया का कोई इंसान और कोई देवता भी इस वक्त नील से नहीं बचा सकता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर और वहाँ के थानेदार तो जैसे बहरे हो गए थे। उन्हें उनके चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माया रंजीत के पीछे जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम इस तरह कानून नहीं तोड़ सकते। अगर हमने कुछ किया है तो इसकी सज़ा कानून देगा, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। नील, जो अपनी लाल आंखों से उन्हें एकटक देख रहा था, वो एकदम कड़क आवाज़ में बोला, जहाँ पर हुकूमत नील मल्होत्रा की हो वहाँ पर ना कोई कानून होता है और ना ही कोई जज। फैसला सिर्फ और सिर्फ नील मल्होत्रा का होता है और सज़ा भी सिर्फ और सिर्फ नील मल्होत्रा ही देता है। गुनाह अगर मेरे साथ किया होता तो शायद मौत की सज़ा दे देता, जो तुम्हारे लिए आसान थी। लेकिन तुमने जो गुनाह मेरी मोहब्बत के साथ किया है, उसके बदले इतनी आसानी सज़ा दे दूं तो मेरी मोहब्बत भी कैसी मोहब्बत। रंजीत उसे उंगली दिखाते हुए बोला, देखो हमने कुछ नहीं किया है, ये सब मनन ने किया है। तुम चाहो तो उसे सज़ा दे सकते हो। तुम हमें यूं डरा धमका नहीं सकते। दृष्टि का कसूरवार मनन है, हम नहीं। उसकी बात सुनकर नील जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ बाप सिर्फ दो शब्द ही नहीं बल्कि पूरी कायनात इनसे जुड़ी है। पूरी कायनात माँ बाप के आगे झुकती है। माँ के प्यार से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं। तो वहीं बाप के त्याग का कोई मोल नहीं होता। माँ बाप जो अपने खून पसीने से अपने बच्चों को सींचते हैं, अपनी ज़िंदगी तक अपने बच्चों पर हंसकर कुर्बान कर देते हैं। और वहीं तुम दोनों, माँ बाप के नाम पर कलंक हो। इस दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को तुमने लहूलुहान कर दिया। जो तुम्हारा अपना खून था, उसका खून बहाने में तुम्हें एक पल नहीं लगा। अरे मैं तो नाजायज़ था, पर मनन तो तेरा सगा है, कम से कम उसी का हो जाता तू। नील 2 कदम आगे बढ़ा और माया के सामने खड़ा हो गया और बोला, शर्म आती है मुझे कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। काश मैं तुम्हारी कोख में ही दम तोड़ देता। तो माँ शब्द से मेरा विश्वास नहीं उठता। पहले मेरे बाबा का कत्ल किया, मैं चुप रहा। चाहता तो बहुत पहले तुम्हें मौत की सज़ा भी दे देता, लेकिन सोचता रहा कि शायद तुम्हें कभी तुम्हारी गलती का एहसास हो, इसलिए तुम्हें सज़ा दी। लेकिन सिर्फ इतनी जिससे शायद तुम्हें अकल आ जाए। लेकिन मैं गलत था। आज बहुत मन कर रहा है तुम्हें माँ और बाप कहने का, क्योंकि इसके बाद मैं जो करूँगा उसके बाद तुम दोनों की रूह कांप जाएगी। ये शब्द सुनते ही, इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ दाएं और बाएं चढ़ा दिए और जोर से चिल्लाया, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर बैठा बैठा काम गया। उसने जल्दी जल्दी 2 हवलदारों के हाथ 2 कोड़े भिजवा दिए। उसके हाथ में कोड़े देखकर रंजीत और माया की रूह कांप गई। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बिलखने लगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम दृष्टि से भी जाकर माफ़ी मांग लेंगे। हम तुम्हारे माँ बाप हैं।
तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ भूल कर हम एक नई शुरुआत करेंगे। प्लीज़ हमें कोई सज़ा मत दो। नील ने उन दोनों को देखा और बोला, नील मल्होत्रा खुद के लिए तुम्हें माफ़ कर सकता था, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बेटा होता तो तुम दोनों को माफ़ कर देता, लेकिन इस वक्त मैं उस मोहब्बत का कर्जदार हूँ जिसने मेरे लिए खुद को छलनी करवा लिया। माया और रंजीत दोनों नील के आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि वो उन्हें कोई सज़ा ना दे, उन्हें माफ़ कर दे और सब एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन नील ने अपने हाथ में पकड़े हंटर दोनों हाथों से माया और रंजीत पर बरसाने शुरू कर दिए। दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे जिससे वो छूट भी नहीं पा रहे थे। नील बहुत देर तक उन पर कोड़े बरसाते रहा। दोनों ही दर्द से चिल्लाए जा रहे थे। उनकी चीखें पूरे लॉकअप में गूंज रही थी। दोनों उसके आगे बार बार गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। माया सारा ब्लेम रंजीत पर डाल देती तो रंजीत सारा ब्लेम माया पर डाल देता, लेकिन नील उनकी एक नहीं सुन रहा था। वो 1 मिनट के लिए रुका और बोला, मेरे सगे नहीं हुए लेकिन एक दूसरे के तो हो जाते कम से कम। उसकी आंखों में खून सवार था, लेकिन माया और रंजीत को सजा देते वक्त उसके हाथ कांप भी रहे थे। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, खून से लथपथ दृष्टि का चेहरा आगे आ जाता और उसका दिल सख्त पत्थर जैसा हो जाता। वो लगातार 1 घंटे तक उन पर कोड़े बरसाते रहा और उसके बाद सामने एक चेयर पर बैठ गया। माया और रंजीत दोनों का बुरा हाल हो चुका था। दोनों के शरीर पर नील नील ही हो गए थे और दोनों ही दर्द से चीख रहे थे, बिलख रहे थे। नील उन दोनों के सामने बैठा किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में उसका मैनेजर वहां आया और बोला, बॉस काम हो गया है। नील ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना लैपटॉप लेकर आने को कहा। मैनेजर जाकर जल्दी से गाड़ी में से उसका लैपटॉप उठा लाया। नील ने लोटा पान कर माया और रंजीत के सामने कर दिया। जैसे ही उन्होंने सामने लैपटॉप पर चल रहे लाइव चैनल पर नज़र डाली, दोनों हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें वहीं पर बड़ी हो गई। सामने उन दोनों के नाजायज रिश्ते को लेकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दोनों की कई अश्लील वीडियोज और कई फोटोग्राफ सामने चल रहे थे। दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। नील के इशारा करने पर एक हवलदार ने उनकी रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही दोनों नील के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ ये सब हटवा दो। हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। आज तक हमने जो भी किया उसकी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ ये सब हटवा दो। हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। नील ने उन्हें देखा और एक तिरछी मुस्कान मुस्काते हुए बोला, दूसरों की इज्जत को खिलौना समझकर उससे खेलने वाले, बात जब खुद की इज्जत पर आई तो दर्द हो रहा है। मेरी दृष्टि ने भी यूं ही हाथ जोड़े होंगे तुम्हारे सामने, है ना? तब उसकी इज्जत का कोई मोल नहीं था तुम दोनों की नज़रों में, और जब अब खुद की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी से ये हाल हो रहा है, बाकी का कैसे बर्दाश्त करोगे? उन दोनों ने हैरानी से उसे देखा तो नील बोला, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना कहकर उसने वहाँ लैपटॉप पर दूसरा लाइव चैनल चला दिया जिस पर उन दोनों के बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ थे। रंजीत का पूरा बिजनेस करप्ट हो चुका था जिस पर अब उसका 1% भी हिस्सा नहीं था। पूरा का पूरा बिजनेस नील के अंडर हो चुका था, यहाँ तक कि उसका घर भी नील के नाम हो चुका था और जो उसका इलीगल बिजनेस था वो सब पुलिस ने ठप कर दिया था। उसके कई ठिकानों पर रेड पड़ चुकी थी और वहाँ पर गैर कानूनी हथियार और ड्रग्स मिले थे, जिससे रंजीत जीते जी तो कानून से नहीं छूट सकता था। और दूसरी तरफ माया जो पहले से ही बैंकक्रप्ट थी, उसका घर भी नीलाम हो रहा था जो नील ने खरीद लिया था। इसके अलावा उसकी पूरी बैंक अकाउंट्स और उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी थी सारी नील के अंडर आ चुकी थी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। वो फिर से गिड़गिड़ाने लगे। नील अपनी चेयर से उठा और दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, नील की अदालत में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सब बहुत पहले कर सकता था, लेकिन कुछ कर्ज उधार था मेरे सिर पर तुम्हारा, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही मुझे उस कर्ज से मुक्त कर दिया। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहाँ से बाहर आ गया। वो दोनों उसे पीछे से आवाज़ें लगाते रहे कि वो उन्हें इतनी बड़ी सज़ा ना दे, लेकिन नील ने उनकी एक ना सुनी और सीधा थाने से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद नील सीधा उस हॉस्पिटल में पहुँचा जहाँ पर मनन को एडमिट किया गया था।
वो उसके रूम में आया। बुरी तरह घायल था वो, इसलिए शरीर के हर अंग पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर अभी उसी के पास खड़े थे। नील ने डॉक्टर से पूछा कि अब कैसा है, तो डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी गहरे जख्म हैं, लेकिन जल्दी ही भर। डॉक्टर की बात पूरी होती उससे पहले ही नील बोल पड़ा, कभी नहीं भरने चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए, तो नील ने उन्हें देखते हुए कहा, जो गुनाह इसने किया है उसके बाद इसकी यही सज़ा है कि ये जिएगा, लेकिन जीते जी पल पल मरेगा। दर्द कैसा होता है ये हर पल महसूस करेगा। दूसरों को तड़पाने में इसे मज़ा मिलता है, तो अब ये हर पल तड़पेगा, हर पल रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। जितना दर्द इसने मेरी दृष्टि को दिया है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द ये हर रोज़ सहेगा, और इस बात का पूरा ध्यान आप रखेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद ये अपने पैरों पर कभी खड़ा ना हो पाए, और उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में कभी भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया, तो नील ने एक गहरी नज़र बेड पर पड़े मनन पर डाली और फिर वहाँ से बाहर आ गया। वो अपनी कार में जाकर बैठा और आंखें भींजते हुए बोला, तुम्हारे इन गुनाहगारों को तो सज़ा मिल गई, अब बारी है मेरी, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ। नील तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुँचा। उसने गाड़ी घर के अंदर लगाई और तेज़ कदमों से अपने रूम में चला गया। अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और जाकर बेड पर दोनों हाथ फैलाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने दृष्टि का हंसता मुस्कुराता चेहरा आया। उसकी आंखों की वो नमी सामने आई जो नील के जाते समय थी। उन आंखों में हजारों उम्मीदें जो नील को देखते ही उमड़ जाती थी। प्यार के वो एहसास जो दृष्टि की आंखों से होते हुए नील को अपने दिल में महसूस होते थे। उसके बाद सामने आया उसका वो तड़पता चेहरा, तड़पता जिस्म जो पूरा लहूलुहान था, शरीर के हर अंग पर जख्म ही जख्म। उसके कांपते होठ, कांपते हाथ, दर्द से बिलखती आंखें, बेतहाशा दर्द से भरी चीखें जो अब नील को उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी बंद आंखों से भी आंसू आ गए। उसके बाद सामने आया माया और रंजीत का चेहरा जो चीखते हुए नील से उन्हें ना मारने की भीख मांग रहे थे। अधमरे मनन का चेहरा जिसकी सांसें भी नील के एक इशारे की मोहताज थी। हर किसी को सज़ा मिली, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ तुम्हारा। दिल में बेपनाह मोहब्बत होते हुए भी तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया मैंने। जाने अनजाने मेरी वजह से पूरी उम्र का दर्द मिला तुम्हें। पूरी ज़िंदगी भी लगा दूंगा तो तुम अपने साथ हुए इस हादसे को भुला नहीं पाओगी, और तुम्हारे साथ इस हुए हादसे का जिम्मेदार हूँ मैं। जानता था कि बहुत से दुश्मन हैं मेरे, फिर भी तुम्हें यूं अकेला छोड़ गया। जो तुम्हारे साथ मैं करता तुम हंस के सह लेती, चाहे नीचा दिखाता, चाहे दर्द देता। कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया तुमने। चाहता था कि नफ़रत करो मुझसे, लेकिन तुम तो मोहब्बत की वो मूरत निकली जिसे दुनिया की कोई आग नहीं पिघला सकती। जानता हूँ मोहब्बत करती हो मुझसे, इसलिए मेरी गलतियों को भी अपना लोगी। कोई सज़ा नहीं दोगी मुझे, इसलिए खुद की सज़ा मैं खुद को दूंगा। तुम दर्द से जूझ रही हो तो मैं सुकून से कैसे रह जाऊं? तुम्हारे दर्द का कुछ हिस्सा तो मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूजा की जाती है माँ बाप की। भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वो माँ बाप होते हैं। लेकिन आज मैंने खुद के माँ बाप पर हाथ उठा दिया। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। बेशक मुझे पाला नहीं, लेकिन जन्म तो दिया था। ज़िंदगी में नहीं रखा, लेकिन कोख में तो रखा था। ज़िंदगी छीननी चाहिए, लेकिन मारा भी तो नहीं था। चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, पर ये नहीं झुठला सकता कि मुझे जन्म देने वाले वो हैं, मेरे जन्मदाता हैं। वो दर्द से तड़पे हैं मेरे हाथों, तो कुछ दर्द तो मेरे हिस्से में भी आया होगा। वो मेरे माँ बाप नहीं बन पाए तो औलाद का नाम तो मैंने भी शर्मसार कर दिया। इतना कहकर वो उठा और अपनी शर्ट उतार दी। उसने अपनी कबर्ड खोली और उसमें से एक हंटर निकाल लिया। उसने उस हंटर को अच्छे से अपने हाथ में बांधा और खुद को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हंटर उसको लगा, आंखें स्वतः बंद हो गई, पर खुद को मजबूत कर वो लगातार खुद को मारता गया। पूरा जिस्म नीला पड़ गया था, पूरे बदन पर गहरे नीले रंग पड़ गए थे। खून जम गया था, लेकिन उसके मुंह से एक आह नहीं निकली। आंखों में नमी भरपूर थी, लेकिन आंसू का एक कतरा नहीं निकला। हर वार के साथ आंखें बंद होती और खुल जाती। खुद को इतना मारा कि अब हाथ कांपने लगे थे। उसने वो हंटर छोड़ा और ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और ज़ोर से चीखने लगा।
चीखते चीखते बोला, क्यों क्यों मेरे हिस्से आया ये सब? हर रिश्ता मिलकर भी नहीं मिला मुझे। अपने ही माँ बाप ने छोड़ दिया मुझे तो किसी दूसरे ने अपने मतलब के लिए उठा लिया। मेरे लिए खुद को बदल दिया, हर रिश्ते से बढ़कर मुझे प्यार दिया। मेरे लिए वो सब किया जो शायद दुनिया के कोई माँ बाप नहीं करते, लेकिन फिर उसे भी छीन लिया मुझसे। चाहता था कभी मोहब्बत ना हो मुझे, लेकिन हो गई, बेपनाह हो गई। फिर भी उस मोहब्बत को कबूल नहीं किया मैंने, क्योंकि खुद को और दर्द देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। नहीं थी हिम्मत कि कोई मुझे छोड़कर चला जाए तो उसके लिए रोऊं मैं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं मैं। अकेला था और अकेला ही खुश था, लेकिन उसकी मोहब्बत से अछूता ना रहा। दिल तड़पने लगा था उसके लिए, तो जाने अनजाने उसके दर्द का कारण बन बैठा। मोहब्बत देने की बजाय उसे उम्र भर का दर्द दे बैठा। सांसें उसकी उखड़ रही है तो जान मेरी निकल रही है। जख्म उसके जिस्म पर है तो दर्द मुझे भी हो रहा है। चाहता हूँ उससे कहूँ कि मोहब्बत है तुमसे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे, लेकिन वो सुन नहीं पा रही है। जब छीनना ही था मुझसे तो फिर दिया क्यों? क्यों ये सब मेरे हिस्से क्यों आया? दर्द से तड़पता हुआ वो उठा और शर्ट पहनकर वापस अपने रूम से बाहर आ गया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में हालात अब भी वही थे। दृष्टि को होश नहीं आया था। बाहर सब वहीं चेयर पर बैठे थे। नील हॉस्पिटल के अंदर आया और बिना किसी की तरफ देखे सीधा रूम के अंदर चला गया। सामने दृष्टि बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी और आसपास मशीनों में बीप बीप की आवाज़ से चलती उसकी धड़कनें। वो उसके पास गया और धीरे धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। तंग करता हूँ ना तुम्हें, लेकिन अब से नहीं करूँगा, पर इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम्हारी चूड़ियाँ परेशान नहीं करती मुझे, बल्कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है इनकी खनक सुनकर। दिल मचल उठता है तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लेने के लिए और तुम्हें जी भरकर प्यार करने के लिए। दूर चला गया था तुमसे, जबकि जानता था कि चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। जो एहसास मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो तुम्हारी मौजूदगी के मोहताज नहीं है। 3 सालों में एक बार भी तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इन धड़कनों पर तुम्हारा नाम था। दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आरज़ू थी। आंखों में लबालब नमी लिए वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता जा रहा था, कितना बदनसीब हूँ ना मैं, पूरे दिल्ली पर हुकूमत चलाने का दम रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी सांसें मेरी आवाज़ सुनती ही नहीं। तुम तो मेरी खामोशी भी समझ जाती हो, तो मेरे आंसू क्यों नहीं दिख रहे तुम्हें? मेरी तड़प क्यों नहीं महसूस हो रही तुम्हें? एक बार उठकर अपने सीने से लगा लो, फिर कभी दूर नहीं जाऊंगा तुमसे। कहते कहते उसने दृष्टि के हाथ पर अपने होंठ रख दिए। आंसुओं का एक टुकड़ा उसके हाथ पर गिर पड़ा। मशीनों में दृष्टि की सांसें बेधड़क चलने लगी और दृष्टि की सांस फूलने लगी। नील एकदम से उठा और डॉक्टर डॉक्टर बोलकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर बैठे सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और आदि और नैना भागकर रूम में आ गए। उन दोनों के पीछे पीछे डॉक्टर भी वहां आ गए और उन्होंने तीनों को पीछे किया, लेकिन नील ने दृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर यूं ही दृष्टि का चेकअप करने लगे। दृष्टि की सांसें तेज चल रही थी और पल पल छूटती जा रही थी। उसके हाथ पर नील की पकड़ कसती जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहा तो नर्स ने कुछ ही पलों में एक इंजेक्शन तैयार कर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने दृष्टि को इंजेक्शन लगाया तो उसे थोड़ा आराम मिला। डॉक्टर ने नील की तरफ देखते हुए कहा, इन्होंने स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लिया कि बेहोशी में भी इन्हें आराम नहीं है। इनके अंदर का खौफ इन्हें परेशान कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो होश में आने की बजाय ये कोमा में भी जा सकती हैं। अगर इन्हें जल्दी होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। उनकी बात सुनकर नील की आंखों में आंसू आने को हुए, लेकिन उसने उन्हें अपनी आंखों में ही जब्त कर लिया और खुद को मजबूत करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ये उठेगी। इसे उठना ही होगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। थोड़ा गुस्सा है मुझसे, जैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा खुद ब खुद उठ जाएगी। उसे यूं देखकर सुजाता जी की आंखों में भी आंसू। हमेशा पत्थर की तरह रहने वाला इंसान जब यूं पिघलने लगे तो देखने वालों की आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। डॉक्टर ने उसके कंधे को थपथपाया और रूम से बाहर आ गया। बाकी सब भी नम आंखें लिए धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गए तो नील दृष्टि का हाथ थामकर वहीं स्टूल पर बैठ गया। बिना कुछ खाए पिए उसे वहां बैठे बैठे रात हो गई।
और रात से सुबह, लेकिन दृष्टि को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी हालत अभी भी वैसे की वैसे ही थी। बाहर आदि और नैना ने सुजाता जी को और नैना के घर वालों को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया था। राजेंद्र जी और रंजना जी जब हॉस्पिटल आए तो उन्हें भी आदि और नैना ने ये कहकर घर भेज दिया कि जब भी दृष्टि को होश आएगा वो सबसे पहले उन्हें ही फ़ोन करेंगे। वो लोग उन्हें खुद को और नील का ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चले गए। अब हॉस्पिटल में सिर्फ आदि, नैना और नील थे। आदि बार बार नील के पास आता और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता, लेकिन नील उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नैना भी कई बार उसके लिए चाय काफ़ी लेकर आई, लेकिन नील ना ही उसकी तरफ देखता और ना ही उसे कोई जवाब देता। ये बात नैना को अंदर ही अंदर खल रही थी, क्योंकि आज दृष्टि की जो भी हालत थी उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही थी। अगर वो दृष्टि को ना लेकर जाती तो दृष्टि इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती और ना ही उसका ये हाल होता। उसे खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे भी कहाँ पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। आदि उसकी हालत को समझ रहा था। वो बार बार उसे यही कहता कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसे संभाल रहा था। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन दृष्टि को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टरों की उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। नील भी ज्यों का त्यों था। ना ही वो कुछ खा पी रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। उसने अपने कपड़े हॉस्पिटल में ही मंगवा लिए। बस नहा कर फिर उसके पास बैठ जाता। उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। बिल्कुल मुरझा गया था चेहरा भी। बार बार उसे उसका तड़पना और उसका दृष्टि को परेशान करना याद आ जाता, जिससे उसकी आंखें बार बार नम हो जाती। मन ही मन बस एक बात कहता, अब एक आखिरी बार माफ़ कर दो, उसके बाद कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मत दो कि जी ही ना पाऊँ। नील दृष्टि के पास ही बैठा था कि शाम के वक्त डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आए। हालत अब भी वही थी, बस सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई जान नहीं थी। डॉक्टर ने निराशा से दृष्टि की तरफ देखा और फिर नील की तरफ देखकर बोले, देखिए मिस्टर नील, इस समय इनकी जो हालत है उसके हिसाब से ये सुन सकती हैं, सब कुछ समझ सकती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें होश नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही रहा तो ये उनके लिए सही नहीं होगा। आखिरी कुछ घंटे हैं, अगर इन्हें अब भी होश नहीं आया तो ये कोमा में चली जाएंगी। हमने अपनी तरफ से बेस्ट मेडिसिन और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। अब बाकी सब भगवान की मर्ज़ी। जहाँ पर दवा असर नहीं करती वहाँ पर दुआ असर करती है। अब हम सिवाय इंतज़ार के और कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर उन्होंने नील के कंधे पर हाथ रखा और रूम से बाहर चले गए। लेकिन नील के कानों में उनके शब्द गूंजते रहे कि जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ दुआ असर करती है। उसने एक नज़र दृष्टि को देखा और तेज कदमों से रूम से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर आ गया। आदि और नैना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी नहीं रुका। वो दोनों फिर से थक हार कर रूम से बाहर आकर बैठ गए। वो बिल्कुल थका हारा हुआ सड़क पर चलता जा रहा था। किससे मांगूं तुम्हें? अगर उस भगवान ने देना ही होता तो तुम्हें मुझसे दूर करता ही क्यों? मेरी सांसें लेकर भी अगर वो तुम्हें ज़िंदगी दे दे तो कोई गिला शिकवा नहीं। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी वैसे भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक आखिरी कोशिश ज़रूर करूँगा। आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज उस भगवान से भीख में तुम्हें ज़रूर मांगूँगा। या तो वो तुम्हें मुझे लौटा दे या फिर मुझे भी अपने पास ही बुला ले। वैसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता। हर दर्द हंसकर सहा मैंने, लेकिन तुमसे दूर जाने का दर्द मैं नहीं सह पाऊँगा। अपने मन ही मन में कहता वो सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपनी फरियाद लेकर उस भगवान के दर पर आता है। आज नील भी आया था। वहाँ पर लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कईयों के हाथों में दिए थे तो कईयों के हाथों में पूजा के फूल। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अगर कोई यहाँ की 500 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर परिक्रमा करता है तो उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। गणपति बप्पा उसको अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। नील साइड में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। आगे बढ़ता, लेकिन पैर कांप रहे थे। आज तक कभी किसी मंदिर नहीं गया था। हमेशा भगवान को अपना दुश्मन समझता रहा, क्योंकि उसने उसे ज़िंदगी दी, लेकिन मौत से भी बदतर दर्द के अलावा उसके हिस्से कुछ नहीं आया था। इसलिए कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाया। वो आज पूरे विश्वास से अपनी दृष्टि को उनसे वापस लेने आया था। सब कुछ छीना था उस भगवान ने उससे, लेकिन दृष्टि को खुद से दूर नहीं जाने देगा। मन ही मन कहता हुआ वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और घुटनों से ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। दूसरों को खुद के आगे बहुत झुकाया था उसने, लेकिन आज वो खुद झुका हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। ऊपर धूप तेज थी। हर सीढ़ी पर घुटनों के बल चढ़ता तो सीढ़ियाँ गर्म होने की वजह से एक तेज जलन होती, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही घुटनों में जख्म होने शुरू हो गए और हल्का हल्का खून रिसने लगा, लेकिन दर्द की परवाह ही किसे थी। बात उसकी मोहब्बत की थी तो हर दर्द मंजूर था। अजी मोहब्बत और कुछ दे ना दे, दर्द बेहिसाब देती है। क्या नील की तपस्या का फल उसे मिलेगा? दृष्टि अपनी आंखें खोलेगी या फिर सिद्धि विनायक को कुछ और ही मंजूर है? आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।